जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, यानी कि एक ही पॉइंट से कोई इनिशियल वेक्टर बता रहा हूं पहले। मान लीजिए ये एक पॉइंट है आपके पास, यहां से दो वेक्टर अगर चल रहे हैं तो ये वेक्टर्स कहलाते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, इसे बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। चलिए फिलहाल हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 नहीं ले रहा हूं, सिंपल है। क्वेश्चन 1 में कहा गया था कि यू हैव टू कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड इन क्वेश्चन नंबर 1। तो वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास होगा। अगले में कह रहा है दो डिफरेंट वेक्टर्स आपको देने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो। कोई बात नहीं, आपने लेट कर लिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j ले लिया मैंने। वो कह रहा है दोनों वेक्टर्स हमारे पास जो हैं, ध्यान से सुन लें, डिफरेंट होने चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर दूसरा वेक्टर लेट कर लेंगे बी वेक्टर, कंपोनेंट यही रखने हैं आपको लेकिन वेक्टर डिफरेंट होना चाहिए। तो उसे आपने ले लिया, सपोज करो 3i माइनस 2j। अब ये दोनों डिफरेंट वेक्टर्स हैं भाई, इसके अंदर है 2i माइनस 3j और इसके अंदर 3i माइनस 2j। उसने कहा था वेक्टर डिफरेंट होने चाहिए, हाँ ये डिफरेंट है, इक्वल नहीं है भाई, इसके कोफिशिएंट सेम नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 हो गया। बी का मैग्नीट्यूड निकाल के देखता हूं ये भी मैं, तो वो मेरे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी रूट 13 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। एग्जाम्पल देने थे आपको, इसने कहा दो ऐसे वेक्टर लिखने थे हमें जो कि वैसे तो डिफरेंट हो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो, सेम मैग्नीट्यूड, तो वो हमने बता दिया। ऐसे ही दो वेक्टर्स, इसके बाद डिफरेंट वेक्टर्स आपसे कह रहा है, शो करना जरूरी है क्या? क्या अक्षित, क्या चीज शो करना जरूरी बता रहे? नहीं, आप ये बात तो शो करोगे ही ना बेटा कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड दिखाओगे तभी तो ये बात शो होगी। अगर एक नंबर में आ जाता है क्वेश्चन तब तो कोई जरूरत नहीं है, तब तो आप सीधा सीधा लिख दो। 2 नंबर के क्वेश्चन में आ गया तो आपको इसे बात को दिखाना पड़ेगा कि हाँ इनका मैग्नीट्यूड सेम है। टीचर को क्या पता मैग्नीट्यूड सेम है नहीं है, बट टीचर आपका टेस्ट ले रहा है, टीचर आपको समझा थोड़ी ना रहा है उस टाइम पर। तो जब टेस्ट लेता है तो हमें सारी बात अपनी तरफ से एक्सप्लेन करके बतानी होती है कि दे आर डिफरेंट बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, इस तरीके से। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे से ये कह रहा है वो कि दो डिफरेंट वेक्टर आपको लिखने हैं जो कि सेम डायरेक्शन में हो। वो हमारे से डायरेक्शन सेम मांग रहा है, कोई बात नहीं, डिफरेंट वेक्टर हो डायरेक्शन सेम हो, कोई बात नहीं। आप तीनों में अगर वो पॉजिटिव ले रहे हैं आईजे के तो अगले का भी पॉजिटिव ले लीजिए। वेक्टर डिफरेंट करने हैं तो उनको चेंज कर दीजिए। ए वेक्टर आपने ले लिया, ये आ गया आपके पास 2i प्लस 3j और माइनस 4k। बी वेक्टर भी ले लीजिए या सारे प्लस ही ले लीजिए, ये आ गया। वेक्टर डिफरेंट करने हैं आपको और डायरेक्शन सेम रखनी है, तो इसी डायरेक्शन में ही लेंगे, पॉजिटिव में ही सारे के सारे। 3i प्लस 2j और प्लस 4k। इसमें सिंपल है, इसमें डायरेक्शन दिखानी थी, वेक्टर डिफरेंट है, साफ दिख रहा है भाई, ये 2 ये 3 ये 3 ये 2, बस इसमें आपको एग्जाम्पल देना है खाली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए, फोर्थ भी आ गया था प्रॉब्लम में हमारा। फोर्थ में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल। भाई बहुत ही आसान है ये तो, दो वेक्टर, एक तो 2i प्लस 3j और दूसरा xi प्लस yj। ये दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, 2i प्लस 3j और xi प्लस yj। वो कह रहा है ये दोनों वेक्टर इक्वल हो, x और y की वैल्यू बताओ। मैंने आपको बताया था कि टू वेक्टर्स आर इक्वल
ओनली व्हेन देयर कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ x हो गया 2, यहां लिख देना ऑन कंपेयरिंग x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3। बस ये आंसर आ गया हमारे पास। बिल्कुल सिंपल और साधारण सा काम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो भी सुन लें। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। तो आपको इनिशियल पॉइंट दे दिया, फाइनल पॉइंट दे दिया, उसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट मांग रहा है वो आपसे। कोई बात नहीं, पहला पॉइंट आपके पास है इनिशियल 2 1 और फाइनल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट बता रहा है -5,7। ये आ गया आपके पास। कोई बात नहीं, आपने P से Q की तरफ डायरेक्टेड निकाल लिया तो PQ वेक्टर निकाल लिया। x2 यानी कि Q में से P माइनस होगा तो -5 - 2 -7i और उसके बाद 7 - 1 यानी कि 6j। K वाला कंपोनेंट इसमें है ही नहीं तो ये आ गया हमारे पास। उसने हमारे से ये बोला स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, तो आप इसके स्केलर कंपोनेंट निकाल देंगे -7 6 और 0। वेक्टर कंपोनेंट निकाल देंगे आप इसके -7i 6j और 0k। ये आपके पास इसके वेक्टर कंपोनेंट आ गए और ये आपके पास इसके स्केलर कंपोनेंट आ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन 6 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस 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 एंड दिस। तो तीनों वेक्टर को जोड़ना है। भाई आपको ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, सी वेक्टर दे दिया, यूं कह रहा है इन तीनों का सम निकालना है। कोई बात नहीं बच्चे, तो आपने लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आई वाले सारे अलग जोड़ देंगे, जे वाले अलग, के वाले अलग। तो आई वाले जोड़ रहे हैं, आई प्लस लास्ट वाला आई 2i - 2i, तो 0i हो गया ये तो हमारे पास। फिर हमने जे वाले जोड़ दिए तो -2 + 4 और माइनस के 6 यानी कि 4 - 8 हो गया हमारे पास, तो -4 जे कैप हो गया। फिर के की बात करें तो 5k + k 6k और 6 में से 7 चले गए तो माइनस का k कैप। आपके पास ये आ गया -4j और माइनस का k कैप। ये हमारे पास आ गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद वैसे तो 7th 8th 9th 10th ये डाउट में नहीं है, फिर भी बता देता हूं एक बार। 7th में तो यूनिट वेक्टर कहा है, तो आपको 7th क्वेश्चन के अंदर एक वेक्टर दे दिया गया ए वेक्टर, और आपसे ये कहा गया कि इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आपको फॉर्मूला बताया था कि वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड आप कर देंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये तो था 7th क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और समझ लीजिए। क्वेश्चन 8 में कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेक्टर वेयर पी और क्यू पॉइंट आपको दे रखे हैं। कोई बात नहीं, पी पॉइंट आपको दे दिया 1 2 3, क्यू पॉइंट आपको दे दिया 4 5 6। वेक्टर मांग रहा है पी क्यू की डायरेक्शन में। कोई बात नहीं, तो पहले पी क्यू वेक्टर निकाल रहे हैं हम। पी क्यू का मतलब है क्यू माइनस पी, तो 4 - 1 3i 5 - 3 5 - 2 तो 3j 6 में से 3 चले गए तो 3k। ये आ गया हमारे पास। उसने ये कहा यूनिट वेक्टर निकालना है आपको इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू वेक्टर। कोई बात नहीं, आपसे वो पी क्यू का यूनिट वेक्टर मांग रहा है। कोई बात नहीं, तो आप क्या करेंगे, पी क्यू वेक्टर को पी क्यू के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, जो भी आपको मिलेगा वो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा हमारे पास। अगले में कह रहा है फॉर द गिवन वेक्टर्स दिस एंड दिस फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a + b। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 9th में आप पहले a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकाल लेंगे।
उसे सी वेक्टर का नाम दे देंगे से। फिर आपसे कह रहा है सी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सी वेक्टर को सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, आपको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 9। फिर आप देखें क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सीधा सीधा कंसेप्ट है जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है। उसने कहा फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। कोई बात नहीं बच्चे, आपने ए वेक्टर लिख लिया पहले जो दे रखा है 5i माइनस जे प्लस 2k। पहले आप ए कैप निकाल लेंगे, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कैलकुलेट कर लेंगे इसे, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, 8 ए कैप। जो भी मिलेगा वो आपके पास वो वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 8 है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये थी हमारी अगली प्रॉब्लम। 7 से 10 मैंने आपको बता दिए हैं, प्रॉब्लम नहीं थी। क्वेश्चन 11 क्या कहता है समझिए। कह रहा है शो दैट वेक्टर दिस आर कोलिनियर। आपको इन दो वेक्टर्स को कोलिनियर दिखाना है। मेरे बच्चे पैरेलल कोलिनियर का एक ही मतलब है, आपको करना क्या है, आपको इनकी रेशियो निकालनी है। दो वेक्टर्स आपके पास हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। ए वेक्टर हमारे पास है 2i माइनस 3j प्लस 4k, और दूसरा वेक्टर हमारे पास है -4i प्लस 6j और माइनस का 8k। ये है हमारे पास। आप क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 कैलकुलेट कर दो। a1 अपॉन a2 निकाल दिया आपने, -1/2 आ गया। b1 अपॉन b2 निकाल दिया आपने, फिर से -1/2 आ गया। c1/c2 निकाला, वो भी -1/2 आ गया। तो आपने ये कहा कि सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, तो इट इम्प्लाइज a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। जो वो मांग रहा है वही लिखेंगे। अगर वो पैरेलल कहता तो इसे हम पैरेलल लिख देते, क्योंकि यहाँ नेमिंग तो दी नहीं हमें प्रॉपर, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट कॉमन हो जाता है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, वैसे ये डाउट में नहीं है फिर भी बता देता हूं। क्वेश्चन 12 में कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। आपको एक वेक्टर दे दिया i प्लस 2j प्लस 3k, और आपसे कहा इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, मींस वी हैव टू फाइंड आउट डीसीज। तो आपको डीसीज कैलकुलेट करने हैं। पहले आप डीआरएस लिख लीजिए इसके। डीआरएस मतलब एबीसी। तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई, सी की वैल्यू 3 हो गई। ये तो हमें मिल गए इसके डीआरएस। अब डीसीज का फार्मूला लगा देंगे। एक निकाल के बता रहा हूं, एल एम एन अपने आप कर लेना, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, यानी कि 10 और 4 14, तो 1 अपॉन रूट 14। ये आ गया एल हमारे पास। ऐसे ही एम निकाल देंगे और ऐसे ही एन निकाल देंगे। ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इसके बाद अगली प्रॉब्लम थी हमारी क्वेश्चन नंबर 13, समझ लें वो भी। क्वेश्चन 13 में क्या कहा गया, कह रहा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। ये 2 पॉइंट वाला केस है बस। भाई आपको ए दे रखा 1 2 -3 और बी दे रखा -1 -2 और 1, ये दे रखे हैं आपको। उसने कहा डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी चाहिए हमें। ध्यान से सुन लें, डायरेक्टेड कहा गया ए से बी पर, तो कोई बात नहीं, पहले आप ए बी वेक्टर ही निकाल लो। भाई हमें डीसीज चाहिए ए से बी की तरफ, तो आप पहले ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी का मतलब बताया था आपको कि बी में से ए माइनस करना है, ऐसे लिख लिया करो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए।
इनके साथ आई जे के लगा देते हैं पॉइंट के साथ, वही पोजीशन वेक्टर कहलाता है। यानी कि माइनस आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस के कैप, ये तो हुआ बी का पोजीशन वेक्टर। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये, यानी कि आई कैप, हाँ जी, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, इन दोनों को इकट्ठा कर लें आप। -1 माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस 2i कैप, उसके बाद -2j और -2j, तो माइनस का 4j हो गया, प्लस का k और प्लस के 3k, ये हो गया 4k। आपको मिल गया ए बी वेक्टर। अब उसने ये बोला कि इसके डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, कोई बात नहीं, वैसे ही करो, DRS लिख लो पहले। ए तो हो गया -2, बी हो गया -4, सी हो गया 4। आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, डीसीज। वही एल के लिए a/√a² + b² + c², ऐसे ही m के लिए और ऐसे ही n के लिए आप अप्लाई कर देंगे और आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। देख लें, जिसका डाउट था क्लियर हो गया, चैट बॉक्स में बता दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 वैसे मैं आपको कंसेप्ट जब सिखाए थे उसी दौरान आपको बताया था कि 14th में ये कह रहा है हमारे से कि शो दैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ox, oy एंड oz। ये एक्सिस का मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस से है बेटा। आपने यदि ढंग से कंसेप्ट याद करे होंगे तो आपको उसके अंदर ये पॉइंट मिला होगा कि अगर हमें कभी भी किसी भी वेक्टर को इक्वली इंक्लाइंड करना है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसका सीधा सीधा फंडामेंटल है कि आप उसके डायरेक्शन कोसाइन को इक्वल दिखा दीजिए। कोई बात नहीं, ए वेक्टर है हमारे पास, लिख दिया i + j + k, इसके डीसीज निकाल लो भाई, एलएमएन निकाल दो। मतलब पहले हमने डीआरएस लिख दिए, A1 B1 C1, फिर हमने इसका एल निकाला, a/√a² + b² + c², यानी कि 1/√3 आ गया। ऐसे ही एम भी 1/√3 आ जाएगा और एन भी 1/√3 ही आ जाएगा, निकाल लेंगे आप। आप ध्यान से देखो, तीनों 1/√3 हो गए, तो आप कहेंगे सिंस L = M = N, LMN का फार्मूला होता है cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। इसका फार्मूला होता है cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। तो तीनों cos एडजस्ट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा आ गया हमारे पास, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा आ गया हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो गया ये। तो इट इंप्लाइज ए वेक्टर इज इक्वली inclined with coordinate axis. A vector is equally inclined with the coordinate axis. ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अगली प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है 15 में? कह रहा है शो दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides the line segment joining the 2 points P and Q whose position vectors are this and this। तो मेरे बच्चे ये A वेक्टर B वेक्टर दे दिया आपको। A वेक्टर हो गया I + 2j - k, B वेक्टर दे दिया आपको -i + j और +k। फिर कह रहा है रेशियो, यानी कि आपको m/n की वैल्यू दे दी 2:1। पहले पार्ट में कह रहा हमारे से इंटरनल डिवीजन पे निकालनी है हमें, पोजीशन वेक्टर निकालना है R पॉइंट का। तो आप लिख देंगे R वेक्टर इज इक्वल टू, R का पोजीशन वेक्टर है ये, M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर अपॉन M + N, रख दीजिए वैल्यू। M हमारे पास है 2, B वेक्टर हमारे पास है कितना भाई, -i + j और +k।
फिर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर हमारे पास है i प्लस 2j और माइनस के अपॉन m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 1। तो आपने देखा m के साथ लिया b वेक्टर प्लस n के साथ लिया a वेक्टर अपॉन m प्लस n अप्लाई कर दिया, इकट्ठा कर दो बस इन्हें। ये हुआ माइनस के 2i और प्लस के i, तो बचा माइनस i 2j प्लस 2j, ये हो गया 4j। उसके बाद प्लस का 2k और माइनस का k, सिर्फ k बचा हमारे पास अपॉन 2 प्लस 1 3 आ गया, अलग अलग लिख दिया, माइनस 1 अपॉन 3 i कैप प्लस 4 अपॉन 3 j कैप प्लस 1 अपॉन 3 k कैप। ये आंसर हो जाएगा। ये हुआ हमारे पास इंटरनल डिवीजन के लिए। कर लीजिए लगे हाथ, क्या आ रहा है, यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? फोर बाय यही है, सेम। चलो जी, इसके बाद दूसरा पार्ट है एक्सटर्नल डिवीजन। उसमें क्या करेंगे, बस जहां ये प्लस है ना वहां पे माइनस लगा देंगे। फार्मूला है एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, तो आपको मिल जाएगा आर वेक्टर। ये हुआ आपके पास क्या बोला, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। ये इंटरनल डिवीजन और वो एक्सटर्नल डिवीजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमें, कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मेरे बच्चे दो तरीके हैं, या तो पहले आप मिड पॉइंट निकाल लो पी क्यू का और फिर उसका पोजीशन वेक्टर निकाल दो। पहला तरीका कैसे, भाई आपके पास पी पॉइंट है 2 3 4 और क्यू 4 1 -2। उसने कहा मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए। दो तरीके हैं, या तो इसके ए वेक्टर निकाल के इससे बी वेक्टर निकाल के पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट निकाल दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। दूसरा तरीका, हम पहले मिड पॉइंट निकाल लें, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। छोटी क्लास में सीखा था x1 प्लस x2 अपॉन 2, 2 और 4 6, 3 और 1 4, और 4 में से 2 चले गए तो 2 अपॉन में 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो पॉइंट आ गया 3 2 1। वो इसका पोजीशन वेक्टर मांग रहा है, कोई बात नहीं, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट निकाल दो। उसका तरीका, इसके साथ आप आई जे के लगा दें सिर्फ, तो ये आ जाएगा 3i प्लस 2j और प्लस के। चेक करो बेटा आंसर क्या है इसका भी 16 का। एक मेथड तो ये है इसे करने का, दूसरा मेथड भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लें यहां तक। पहले आंसर क्या आ रहा है, ठीक है सेम है। इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, पहले आपने ए वेक्टर निकाल लें इससे पॉइंट से, वो आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। फिर बी वेक्टर निकाल लें 4i प्लस j माइनस 2k। आपको चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, तो आप लगा देंगे फार्मूला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, जो आपको नोट्स में लिखवा रखा है मैंने। कोई बात नहीं, दोनों को जोड़ लो। ये आ गया 6i प्लस 4j प्लस 2k और अपॉन 2, 2 को सबके नीचे लिख दो, 3i प्लस 2j और प्लस k। देखो सेम आ रहे हैं दोनों, तो दोनों को किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। आइदर यू फाइंड आउट फर्स्ट मिड पॉइंट देन इट्स पोजीशन वेक्टर, और you find out the position vector of the two given points and then find out the position vector of midpoint। तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन 17 क्या कहता है,
कह रहा शो दैट द पॉइंट दिस विद पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। अब आपको इसे प्रूव करना है कि ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस बनाएगा, ये बात आपको प्रूव करनी है। इसका तरीका क्या है, आप 1 मिनट के लिए एक पेज पीछे पलट के एग्जाम्पल नंबर 12 पे नजर मारिए। 3 पॉइंट आपको दिए हैं, आपको उसे राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस प्रूव करने थे। तरीका, जो आपके पास पहला पॉइंट है ए वेक्टर, ये है पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब 3i माइनस 4j माइनस 4k। ऐसे ही आपको दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, ऐसे ही आपको तीसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है। कोई बात नहीं, आप यहां से पहले ए बी वेक्टर निकाल लें। कैसे निकलेगा, बी में से ए माइनस करके। फिर आप बी सी वेक्टर निकाल लें। कैसे निकलेगा, सी में से बी माइनस करके। फिर आप सी ए वेक्टर निकाल लें। कैसे निकलेगा, ए में से सी माइनस करके, बाद वाले में से पहले वाला। तीनों आ गए। अब आप इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेना। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ऐसे ही बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ऐसे ही सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इनमें से किन्हीं भी दो के स्क्वायर का सम, किन्हीं भी दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ है हमारे पास, उनके वेक्टर्स की लेंथ के दो के स्क्वायर्स का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल है। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से वो राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। देख लें भाई, क्लियर हो गया। एग्जांपल नंबर 12 से देख लें इसे। ये क्वेश्चन 17 बिल्कुल सेम है एज एग्जांपल नंबर 12, बिल्कुल डिट्टो सेम। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है वो भी देख लीजिए। 18 तो मैं समझता नहीं कि समझाना भी चाहिए मुझे, क्योंकि ये तो नोट्स में लिखा है। ट्राइंगल लॉ दिखा रखी है, कह रहा है इनमें से कौन सा वाला ठीक नहीं है। पहले कह रहा है ए बी प्लस बी सी इक्वल, देखो आप इस ट्राइंगल पे अप्लाई करो, यदि जो ट्राइंगल आपको दिया है उस पे अगर आप ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो, एक वेक्टर ऐसे है, एक ऐसे है, किसका रिजल्टेंट है, इसका नाम ए है, इसका बी है, इसका सी है। तो हमें पता है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल होगा ए सी वेक्टर। अगर मैं इसे इधर ले जाऊं तो ये बना ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये लिखा है बी में, तो भाई बी तो हमारा ठीक है, बी इसका ऑप्शन नहीं है, बी तो सही है। माइनस ए सी को मैं प्लस प्लस का सी ए लिख सकता हूं, इसका मतलब ए भी ठीक है, ये भी आंसर नहीं है, ये दोनों ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन में लिखा है ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, जब प्लस सी ए ठीक है तो माइनस तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आंसर है इसका, सी ऑप्शन इज आंसर। ये आंसर हो गया इसका। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 भी समझ लीजिए। 19 में कह रहा है बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला दे दिया बी वेक्टर इक्वल लैम्डा ए वेक्टर, भाई ये तो इनकरेक्ट नहीं है, ये तो मैंने आपको फार्मूला लिखवा रखा पैरेलल कोलिनियर में, तो ये तो इनकरेक्ट नहीं है। दूसरा दे रखा ए वेक्टर इक्वल प्लस माइनस बी वेक्टर, तो इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ प्लस माइनस 1 ही तो लिखा हुआ सिर्फ, तो ये दोनों ऑप्शन तो सेम है। आगे कह रहा है रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल, तो भाई ये भी ठीक है, सी बी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट तो डी हुआ, इसका मतलब बोथ वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। हाँ ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन आएगा इसमें। चेक करना आंसर क्या दिया है। क्वेश्चन 18 का क्या बता रहे, क्वेश्चन 18 में तो भाई सी आएगा।
एक मिनट रुको, कौन कह रहा है? ऑप्शन बी है सर क्वेश्चन 18 का। भाई उसने विच इज नॉट ट्रू मांगा ना कार्तिक। क्वेश्चन बी में उसने कहा, क्वेश्चन 18 में, कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। भाई क्वेश्चन 18 में सी आंसर है और क्वेश्चन 19 में डी ऑप्शन आंसर है। ये आपके पास कंप्लीट एक्सरसाइज पूरी हो जाती है आज। इसे आप एक काम करेंगे, इसे एक काम करेंगे और अपनी कॉपी में दोबारा से कर लेंगे। सर बी पार्ट समझा दो, ये वाला। हाँ मेघा, ये वाला। मेघा इसका मतलब क्या है, देखो मेरी बात समझो। अगर लिखा है ए वेक्टर, ये तो है बी वेक्टर इक्वल लैम्डा है, और ये जो लिखा है ना, ये एक तरह से ए वेक्टर इक्वल लैम्डा बी वेक्टर लिखा है। तो ये तो फॉर्मूला है कोलिनियर का। बस लैम्डा की जगह इसने प्लस माइनस वन ही तो लिख रखा। तो ये और ये तो सेम ही कंसेप्ट है, आपकी कंसेप्ट नोटबुक में लिखा हुआ है ये, कि ए वेक्टर इक्वल लैम्डा बी या बी वेक्टर इक्वल लैम्डा ए दिखा देते हैं तो पैरेलल कोलिनियर हो जाता है। और सी में प्रोपोर्शनल वाला लिखा है, तो इसका मतलब ये तीनों तो हमारे पास फार्मूले में है। तो गलत कौन सा हुआ? डी ऑप्शन गलत हो गया इसका मतलब। चलिए जी, आज आप एक्सरसाइज पूरी रिपीट करेंगे। जिन्होंने नहीं करी थी वो दोबारा से एक बार करके देखेंगे पूरी। जिन्होंने नहीं करी थी वो करके देखेंगे, और जिन्होंने कर ली है 19th का सी है आंसर शीट में। भाई सी नहीं हो सकता, कुछ किताबों में नॉट प्रोपोर्शनल लिखा था इसलिए वहां पे सी आ रहा था। कई किताबें ऐसी हैं जिनमें नॉट प्रोपोर्शनल लिखा है, देख लेना उसे एक बार। इस एक्सरसाइज को जिन्होंने कर लिया था, डाउट्स थे, वो रिपीट करेंगे। जिन्होंने नहीं करा था वो इसको पूरा करेंगे आज। यही आपका होमवर्क है। कल मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा जिसे कि डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। उसे करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा, इस पूरी एक्सरसाइज को कर लें, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर यही क्लियर नहीं हुआ तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। हाँ अक्षित, क्या हुआ? अक्षित क्या हुआ? चलिए बाकी जो भी डाउट होगा वो हम कल बात कर लेंगे। नहीं अनम्यूट नहीं करूंगा, अनम्यूट करने पे दिक्कत रहती है। एक है हमारे बीच में ऐसा प्राणी जो परेशान करता है, तो इसलिए अनम्यूट नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, जो डाउट है आप कॉल करके पूछ लो मुझे। बैच के बाद कॉल कर लो अक्षित।